द वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान। 8 जून 2026 ओपनएआई ने अमेरिकी रेगुलेटर SEC को एक दस्तावेज भेजा, कॉन्फिडेंशियल S1। ये ओपनएआई के IPO की पहली दस्तक है। साथ में एक स्टेटमेंट भी था कि हमें पता है कि दस्तावेज लीक होगा, इसलिए हम खुद घोषणा कर रहे हैं कि हम IPO लाने वाले हैं। ये ओपनएआई का कॉन्फिडेंस है और इस भरोसे के पीछे कुछ ऐसे नंबर हैं, ऐसी संख्याएं हैं जो पहले कभी किसी कंपनी के पास नहीं थी। पहले देखते हैं कमाई का हिसाब। ओपनएआई का सालाना रेवेन्यू रन रेट फरवरी 2026 तक करीब $25 बिलियन था। यानी 2024 में जो चैट जीपीटी एक नया प्रयोग थी, 2026 में वो $25 बिलियन का कारोबार बन गई। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले दोनों इस IPO के लीड बैंकर्स हैं। कंपनी का वैल्यूएशन 730 से 852 बिलियन डॉलर के आसपास रह सकता है। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन का स्तर पार कर जाएगा। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो ज्यादा चिंताजनक है। 2026 में ओपनएआई का घाटा था करीब $14 बिलियन। 2029 तक कुल संचित घाटा $44 बिलियन हो जाएगा। यानी वो कंपनी जो दुनिया बदल रही है, अगले 3 साल में 3.7 लाख करोड़ रुपए बर्न करेगी और मुनाफे में आएगी 2029 में। अब इसी सप्ताह एक और IPO लिस्ट हो रहा है। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स नैस्डैक पर पहुंची है। करीब $135 पर शेयर की कीमत है। $75 बिलियन जुटाए गए हैं। $1.75 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है। ये इतिहास का सबसे बड़ा IPO है। स्पेसएक्स भी मुनाफे में नहीं है, जैसे ओपनएआई में पर को मुनाफा नहीं हो रहा है। स्टारशिप अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन स्टारलिंक अच्छा चल रहा है। अलबत्ता इलॉन मस्क की इस कंपनी के मार्जिन्स बहुत कमजोर हैं। तो एक ही दिन में 2 कंपनीज दोनों दुनिया बदल रही हैं, दोनों की खरबों की वैल्यूएशन है और दोनों प्रॉफिट में नहीं है। ये कैसा पूंजीवाद है? पुराने जमाने में एक कंपनी तभी IPO में जाती थी जब मुनाफा होता था, बैलेंस शीट साफ होती थी। अब नया नियम है टाइम, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ये फार्मूला समझिए कि अगर ये कंपनी सफल हुई तो कितना बड़ा बाजार उसका होगा, यानी बीज को देखकर अगले कई साल तक के फलों पर दाम। ओपनएआई का पेड़ और फल है दुनिया की नॉलेज इकोनॉमी और स्पेसएक्स के लिए बाजार है पूरा स्पेस और सैटेलाइट इंटरनेट। अगर उम्मीदों पर भरोसा करें तो दोनों के लिए टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट इतना बड़ा है कि आज का नुकसान कल की कमाई के सामने धूल भी नहीं है। और यही वो दांव है जो इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? अगर ओपनएआई सफल हुई तो भारतीय कंपनियां उसकी रिसेलर यानी उत्पाद बेचने वाली बन जाएंगी, जैसा कि बाकी कारोबारों में हुआ है। ओपनएआई के बाद क्लाउड वाली एंथ्रोपिक भी IPO लाने जा रही है। सवाल जो पूछने जैसा है वो ये कि वैल्यू किसके पास जाएगी, जिसने टूल बनाया या जो इसे यूज कर रहा है? ये सवाल इस वक्त इंडिया के टेक स्टॉक्स की जान निकाल रहा है, क्योंकि एक IPO नहीं है, ये एक नए किस्म के इकोनॉमिक ऑर्डर की शुरुआत है। आप देखते रहिए द वाई फैक्टर। द वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। 2024 का साल याद कीजिए। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरें घटाई थी। अमेरिका ने, यूरोप ने, भारत ने। सबने सोचा महंगाई चली गई, अब ग्रोथ वापस आएगी। 2026 के एक झटके में वो सब उलट गया। 11 जून 2026 को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी। डिपॉजिट फैसिलिटी रेट अब 2.25% है। 2023 के बाद यूरोप में पहली बार ब्याज दरें बढ़ी हैं। यानी जो साइकिल 2024 में खत्म हुई थी वो 2026 में उल्टी दिशा में चल पड़ी। केवल 2 साल टिकी सस्ती ब्याज दरें। क्यों? कारण सबको पता है। तेल महंगा हुआ, ऊर्जा की लागत बढ़ी। यूरोजोन की महंगाई यानी इन्फ्लेशन अब 3.2% पर है, जबकि यूरोपियन सेंट्रल बैंक का लक्ष्य है कि महंगाई को 2% तक रोका जाए। फर्क 1.2 परसेंटेज पॉइंट का। मगर असली दिक्कत महंगाई नहीं है। ECB ने GDP का अनुमान भी घटाया है। 2026 में यूरोजोन की विकास दर 1% से कम यानी 0.8% रहेगी। एक तो महंगी ब्याज दरें, ऊपर से बढ़ती महंगाई और फिर गिरती ग्रोथ। यही तो स्टैगफ्लेशन है, यानी महंगाई है, ग्रोथ नहीं है, दोनों एक साथ हैं। 1970 में तेल की महंगाई के बाद जो परिस्थिति बनी थी, उसके बाद पहली बार ऐसे हालात होते दिख रहे हैं। ब्लूमबर्ग का सर्वे है कि ECB इस साल एक बार और ब्याज दर बढ़ा सकती है। और अमेरिका, वहां मई में उपभोक्ता महंगाई 4.2% पर थी, जो 3 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। फिट की बैठक 17 जून को है। बाजार को महक लगी है कि ब्याज दर बढ़ने की संभावना 50% तक बढ़ गई है। यूरोप रेट बढ़ा रहा है, अमेरिका बढ़ाने की तरफ है। दुनिया भर में कैपिटल महंगा होने वाला है। भारत के लिए दोहरी चुनौती है। भारत के शेयर बाजार से विदेशी पूंजी निकल रही है। अगर ब्याज दरें बढ़ी तो विदेशी निवेशक और तेज भागेंगे और बॉन्ड बाजार में जो नया सुधार हुआ है उसके तहत आने वाला निवेश रुक सकता है। रुपया और कमजोर होगा। कल ही रुपया 96 तक की तरफ बढ़ गया था।
दूसरी समस्या यह है कि दुनिया में ब्याज दर बढ़ रही है तो भारत के लिए ब्याज दर कम रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर भारत ने ब्याज दर कम रखी और अमेरिका में ब्याज दर महंगी रही तो पूंजी और तेजी से भागेगी। यही वो ट्रैप है जिसमें हर इमर्जिंग मार्केट फंसता है। तो अगर निवेशक हैं तो सतर्क रहिए, पहिया उल्टा घूमने लगा है। ग्रीस के पोसेडोनिया से इस हफ्ते एक बड़ी खबर निकली। यहाँ दुनिया में सबसे बड़ा शिपिंग मेला लगा है। पूरे विश्व की शिपिंग कंपनियां यानी जहाज बनाने वाली कंपनियां यहाँ आई हैं। यहाँ चीन की कंपनी जियांगनान शिपयार्ड ने एक मॉडल रखा। पहली नज़र में यह लगा कि एक फ्लोटिंग प्लेटफार्म है या एक कंटेनर टर्मिनल है या एक कार्गो हब है। फिर ध्यान से देखा गया तो इसके बीच में एक रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर, समुद्र में तैरता हुआ। आइए इसे समझते हैं। चीन का यह जहाज सिर्फ कंसेप्ट नहीं है। जियांगनान शिपयार्ड चीन की सरकारी कंपनी चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन की सब्सिडियरी है। चाइना स्टेट शिप बिल्डर सरकारी कंपनियों में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। इस प्लेटफॉर्म के लिए उन्हें पहले से ही चाइना से न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी का लाइसेंस मिल गया है। यानी ये शिप केवल मॉडल नहीं है, उत्पादन की प्रक्रिया में है। ये काम कैसे करेगा? इसमें एक मोल्टन साल्ट रिएक्टर है जो यूरेनियम से नहीं थोरियम से चलता है। थोरियम यूरेनियम से ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा सुरक्षित है और कम बर्बाद होता है। चीन ने इसी साल मोल्टन साल्ट रिएक्टर का प्रयोग शुरू किया है और थोरियम को यूरेनियम फ्यूल में बदला है। यह रिएक्टर मेल्ट डाउन वाले खतरे से भी महफूज है, क्योंकि इसमें लीक का रिस्क बेहद सीमित होता है। तो चीन की शिपिंग कंपनी का यह प्लेटफॉर्म क्या क्या करेगा? एक, यह कंटेनर शिपिंग टर्मिनल चलाएगा, ऊर्जा की कमी नहीं होगी। 2, न्यूक्लियर पावर से हाइड्रोजन और अमोनिया बनेगी, यही फ्यूल अगली पीढ़ी के शिप्स में डाला जाएगा। 3, ये बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि एक मॉड्यूलर डिजाइन है, एक बना तो हर जगह एक जैसे कई संयंत्र लगाए जा सकते हैं। इस वक्त चीन ऐसा क्यों कर रहा है? दुनिया भर की शिपिंग इस वक्त दुनिया में करीब 3% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। 2050 तक इसे नेट जीरो पर करने का लक्ष्य है। LNG शिप्स बन रहे हैं, अमोनिया से चलने वाले शिप पर परीक्षण चल रहा है, लेकिन पावर की सबसे बड़ी चुनौती है। और चीन अब न्यूक्लियर को शिपिंग से जोड़ने जा रहा है। ध्यान दीजिए कि चीन इस रेस में अकेला है। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग देश है, लेकिन शिप बिल्डिंग में हम अभी बहुत पीछे हैं। थोरियम भारत में मजबूत है। भारत के पास दुनिया के 2 सबसे बड़े थोरियम रिजर्व हैं केरला के तट पर, लेकिन रिएक्टर बनाने की रेस में भारत अभी कहीं नहीं है। चीन एक तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है जो शिपिंग में कार्बन कम करेगा, और चीन ने दुनिया के जो बंदरगाह खरीदे हैं उन पर इसे लगाया जाएगा। ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स है। क्या भारत के चुनाव दीवाने नेता इसे समझ पा रहे हैं? आप देखते रहिए द वाई फैक्टर।